प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री। भारत के संविधान के भाग 5 में भारत के प्रधानमंत्री के पद के बारे में संघ की कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है। भारत के संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति के पास विवेकाधिकार नहीं प्राप्त होते। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसको भारत की संसद में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, जिसको आम चुनाव में विजय मिली है, जो सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में उभर कर सामने आया है और सबसे बड़ी पार्टी ने अपने नेता उसको चुन लिया हो, उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। अगर किसी पार्टी को बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं होता तो उस समय कुछ एक विवेकाधिकार राष्ट्रपति के पास प्राप्त होते हैं, लेकिन जिस भी गठबंधन को अपने विवेक से वो जिस गठबंधन के नेता को या जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है उसको एक निश्चित समय के अंदर भारत की संसद के निम्न सदन में अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में दो तरह की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति राज प्रमुख होता है, सरकार प्रमुख नहीं होता। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति डी ज्यूरे शासक होता है, डिफेक्टो नहीं। डिफेक्टो शासक प्रधानमंत्री होता है। हमारे देश की शासन प्रणाली में जो प्रधानमंत्री का पद है वो सबसे शक्तिशाली पद होता है। वह देश का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। वह राष्ट्र का नेता होता है, देश का नेता होता है। देश के सामने कोई संकट होता है तो सारा देश उसकी ओर देखता है। वह देश के प्रशासन का संचालन होता है, वो प्रशासन का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इस नाते वह राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार होता है और सभी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। भारत का जो प्रधानमंत्री है, संसदीय शासन प्रणाली की परंपरा के अनुसार कि उसको संसद के किसी भी सदन का सदस्य वो हो सकता है, लेकिन आमतौर पर वो निम्न सदन का सदस्य होता है। लेकिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। इससे पूर्व भी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जब शुरू में प्रधान मिनिस्टर बनी वो कुछ समय के लिए राज्यसभा की सदस्य थी, यानी राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कम से अधिकतम 6 महीने के अंदर किसी भी दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। भारत के जो प्रधानमंत्री का पद है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के समान है। जैसे ब्रिटेन में क्राउन जो वहाँ का राजा है वो नाममात्र का शासक होता है, प्रधानमंत्री वास्तविक शासक होता है, उसी प्रकार हमारे यहाँ भी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की तरह से भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वही वास्तविक शासक होता है। कार्यकाल, भारत के प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है भारत के संविधान में लिखा गया है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, लेकिन राष्ट्रपति का प्रसाद तब तक रहेगा जब तक उसके पास संसद के निम्न सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री के कार्य, प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम जो कार्य है वो है मंत्रियों की नियुक्ति करना। आम चुनाव के बाद जिस पार्टी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है वह प्रधानमंत्री एक मंत्रिमंडल के सदस्यों की, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की एक सूची राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति उन सभी को मंत्री के पद पर नियुक्त कर देता है। राष्ट्रपति इस सूची में न तो अपनी ओर से कोई नाम जोड़ सकता है न काट सकता है। जिनको प्रधानमंत्री मंत्री के पद पर नियुक्ति करने की सिफारिश करता है उनको राष्ट्रपति कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति कर देता है। प्रधानमंत्री का दूसरा कार्य है विभागों का बंटवारा करना। प्रमुख रूप से कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद प्रधानमंत्री ये फैसला करता है कि वित्त मंत्रालय कौन संभालेगा, गृह मंत्री कौन बनेगा, रक्षा मंत्री कौन बनेगा। ये सारे के सारे जो विभागों को बंटवारा करने का जो कार्य करता है वो प्रधानमंत्री करता है। इस मामले में प्रधानमंत्री के पास विवेकाधिकार शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन आमतौर पर जो उसकी इन सब के लिए उसको राजनीतिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो उसकी पार्टी में जो बड़े नेता हैं उनको बड़े बड़े पद, कैबिनेट के पद या दूसरे पद देने पड़ते हैं उनकी, यानी मंत्रियों की नियुक्ति में हालांकि प्रधानमंत्री के पास विवेकाधिकार शक्ति प्राप्त है, लेकिन उसमें उसकी राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक रूप से उस जो व्यक्ति का जो प्रभाव है उन सबको इसको देखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई मंत्री ठीक ढंग से काम नहीं करता है और या प्रधानमंत्री को ये लगता है कि ये मंत्री अन्य किसी विभाग में सही ढंग से कार्य कर सकता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करके
या तो उस मंत्री को बर्खास्त करने के लिए कह सकता है, या उस मंत्री से इस्तीफा देने के लिए कह सकता है, या किसी मंत्री का विभाग में जो परिवर्तन करने का कार्य भी प्रधानमंत्री कर सकता है। मंत्रियों में समन्वय करने का कार्य, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख नेता होता है, देश का नेता होता है। देश सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय करना उसका प्रमुख कार्य होता है। कोऑर्डिनेशन स्थापित करना और ताकि सरकार की कार्यकुशलता को सुधार किया जा सके, सरकार सर्वोच्च ढंग से सुप्रीम जो प्राथमिकता के साथ कार्य कर सके। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना, किसी भी महत्वपूर्ण फैसले के ऊपर जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। सारे फैसले प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार सभी मंत्रियों की सलाह से किए जाते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में काम करता है, क्योंकि सभी फैसलों के लिए मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसलिए अंतिम रूप से सभी कर्तव्य संपूर्ण मंत्रिमंडल की ली जाती है, और जो मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार होता है। देश के सभी महत्वपूर्ण मामलों पर राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच में एक कड़ी का काम करता है। किसी कोई भी सूचना अगर राष्ट्रपति को चाहिए तो वो प्रधानमंत्री से मांग सकता है। अगर किसी एक मंत्री ने मंत्रिमंडल की सहमति में अकेले में कोई फैसला लिया है तो राष्ट्रपति उसको संपूर्ण मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए रखवा सकता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, और प्रधानमंत्री के लिए वो सब जानकारी राष्ट्रपति के निर्देश का पालन करना अनिवार्य होता है। प्रधानमंत्री इसके अतिरिक्त संसदीय कार्य भी करता है। संसद का जो सत्र है आहूत करने, सत्रावसान संबंधी जो परामर्श देने का राष्ट्रपति को जो कार्य करता है वो प्रधानमंत्री करता है। सरकार की सभी महत्वपूर्ण नीतियों की जो घोषणा है पार्लियामेंट के पटल के ऊपर प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। राष्ट्र की विदेश नीति का निर्माण भी प्रधानमंत्री करता है। अन्य देशों के साथ किस देश के साथ हमारे मित्रतापूर्वक संबंध होंगे, किस तरह के संधि और समझौते किए जाएंगे, सारे के सारे अन्य देशों की विदेशी मंच के ऊपर देश का प्रतिनिधित्व करता है, और कोई भी संधि या समझौते के ऊपर हस्ताक्षर प्रधानमंत्री कर सकता है। आपातकालीन शक्तियाँ भी राष्ट्रपति के पास प्राप्त होती हैं, जो कि प्रमुख रूप से वो प्रधानमंत्री की सलाह से इस्तेमाल करता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार इमरजेंसी की राष्ट्रपति तभी घोषणा कर सकता है जब मंत्रिमंडल और उसको लिखित रूप में सिफारिश करें। 44वें संविधान संशोधन से पूर्व प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा कर सकता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद अब मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद ही राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर किसी राज्य में जो शासन है संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा तो आर्टिकल 356 जो लगाने का फैसला है उसकी सिफारिश भी मंत्रिमंडल के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रपति से की जाती है। अगर देश की साख को कोई खतरा है तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय इमरजेंसी की डिक्लेयर कर सकता है, घोषणा कर सकता है। वास्तव में प्रधानमंत्री देश का नेता होता है। जब भी देश के सामने कोई संकट होता है, इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती है, तो सारा देश प्रधानमंत्री की ओर देखता है और उस समय प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करता है और कुशलतापूर्वक देश को उस संकट से निकालने का कार्य करता है। सभी बड़े बड़े प्रमुख पदों पर जो नियुक्तियां हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है, जैसे नियंत्रक और माल्य का परीक्षक है, SC/ST कमीशन है, वीमेंस कमीशन है, वित्त आयोग की नियुक्ति है। वित्त आयोग की नियुक्ति एक प्रमुख कार्य है जो प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। स्थिति प्रधानमंत्री की स्थिति वास्तव में सितारों के बीच चंद्रमा के समान है। वो मंत्रिमंडल रूपी जो जहाज है उसका कप्तान है और देश का नेतृत्व करता है, देश का नेता होता है। और जब भी देश के सामने कोई संकट होता है, विशेष परिस्थितियां पैदा होती है तो देश प्रधानमंत्री की ओर देखता है। प्रधानमंत्री की लेकिन राजनीतिक जो प्रधानमंत्री की पोजीशन है वो जो वास्तविक जो प्रधानमंत्री की स्थिति है उसकी राजनीतिक पावर पर, राजनीतिक क्षमता पर, देश की जनता के बीच जन समर्थन के ऊपर निर्भर करती है। अगर प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, उसके पीछे जनता का समर्थन प्राप्त है, उसमें चुनाव को जितवाने की क्षमता है, तो प्रधानमंत्री का पद प्रभावशाली हो जाता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता के रूप में देश का प्रधानमंत्री नहीं है और वो गठबंधन करके अगर देश की सरकार चला रहा है या कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियां उसको बाहर से समर्थन कर रही हैं तो प्रधानमंत्री का पद कमज़ोर हो जाता है। हमारे सामने कई सारे एग्जाम्पल हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के एक सर्वोच्च और शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत ही प्रभावशाली प्रधानमंत्री साबित हुई हैं क्योंकि उनके पीछे जनता का समर्थन था, उनको अंदर चुनाव को जितवाने की क्षमता थी। उन्होंने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में, मेजोरिटी पार्टी के रूप में देश के प्रधानमंत्री के पद को संभाला और उसके शासन का संचालन किया। उसकी पार्टी के अंदर उसका प्रभाव, जनता के बीच में उसके प्रभाव के ऊपर भी इसका काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ता है।
हमारे प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे, जो कि कांग्रेस पार्टी के भारी समर्थन के ऊपर निर्भर करते थे। और सिर्फ कुछ ही समय के बाद, 4 महीने के बाद, जब श्रीमती इंदिरा गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया, तो उनको त्याग पत्र देना पड़ा। वो एक बार भी प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा में नहीं जा पाए। इसी प्रकार बीच में जो गठबंधन का दौर हमारे यहाँ चला, गठबंधन की जो राजनीति हुई, उसमें भी जो प्रधानमंत्री के पद की जो स्थिति थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। हमारे प्रधानमंत्री रहे श्री एच डी देवेगौड़ा, जिसमें श्री सीताराम केसरी जी कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में बाहर से समर्थन प्राप्त कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि राजनीतिक रूप से जो पार्टी की नेता थी वो कांग्रेस पार्टी में श्रीमती सोनिया गांधी, जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी और राजनीतिक के रूप से भी काफ़ी प्रभावशाली थी कांग्रेस पार्टी में, तो उनकी जो प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो पोजीशन थी वो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी के समर्थन के ऊपर निर्भर करती थी, इसलिए वो उतने पावर के साथ, उतनी क्षमता, उतने प्रभावशाली प्राइम मिनिस्टर नहीं साबित हो पाए। लेकिन 2014 के इलेक्शन के बाद जो बीजेपी की जो सरकार बनी, हालांकि ये गठबंधन की सरकार है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है, लेकिन बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जो मेजोरिटी पार्टी अकेले में भी। इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं वो प्रभावशाली प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि उनके पीछे जन समर्थन भी है, उनमें चुनाव जितवाने की भी क्षमता है। इसलिए प्रधानमंत्री का जो पद है वो हालांकि संविधान के प्रावधानों के अनुसार देश का एक प्रभावशाली पद है, देश का सबसे बड़ा पद है, जो क्षमता के मामले में, शक्ति के मामले में, लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति है उसके पीछे मौजूद जन समर्थन, उसका लोकसभा में बहुमत, उसकी राजनीतिक स्थिति के ऊपर निर्भर करती है। थैंक यू।